हेलो, दिस इज आदित्य जोशी। अब क्या हुआ, मैंने बहुत सोचा। बहुत सारे बच्चे मुझसे कहते हैं भैया नीट में कैसे प्रिपेयर करें, नीट के लिए क्या करें, ड्रॉप लिया आपने, ड्रॉप भी लिया था, तो नीट की प्रिपरेशन में क्या गलतियां होंगी। तो मैंने बहुत सोचा इस बारे में और मैंने ना एक लिस्ट बनाई कि क्या पॉसिबल गलतियां हैं जिनसे अगर बच जाए तो नीट बहुत बहुत ही मस्त जाएगा। तो यार मैं 13 रीजन्स वाई की लिस्ट बनाई मैंने। तो इस लिस्ट में ऑब्वियसली 13 रीजन्स है, नाम से पता चल रहा होगा। तो 13 रीजन है जो हम डिस्कस करेंगे, जो अगर हमने अवॉइड कर दिए तो हमारा नीट बहुत अच्छा जा सकता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, सिस्टमैटिकली चलेंगे। पहला रीजन है नॉट बीइंग क्लियर ऑन सिलेबस और स्टडिंग आउटसाइड द सिलेबस, या फिर टू मच इंफॉर्मेशन। तो देखो, नीट के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। यार मेरा सिलेबस कहता है कि मुझे इतना पढ़ना है तो मुझे इतना ही पढ़ना है। ऐसा नहीं कि ट्रूमैन जैसी भारी भरकम किताबें पूरी पूरी पढ़ ली या साइड बुक्स में इतना घुस गए कि हमारा कोर कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना एनसीईआरटी वगैरह के, उसमें आप पीछे रह जाओ। तो इसका मतलब ये है कि आपको कोर कॉन्सेप्ट्स, अब एनटीए जब पेपर बनाता है तो नीट के पेपर ना 90%, वो लोग कहते हैं 85 to 90% एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। तो एनसीईआरटी से ज़्यादा बाहर तब जाना है जब एनसीईआरटी आपको 101% आती हो। तो पहले एनसीईआरटी करो। देखो, मैंने पर्सनली यही गलती की थी, पता है, मैंने बाहर की ट्रूमैन वगैरह बहुत पढ़ ली थी और इसकी वजह से एनसीईआरटी के जो बेसिक क्वेश्चन आ रहे थे ना, वो बाउंसर निकल जा रहे थे, मेरे सर के ऊपर से निकल जा रहे थे। मुझे ऊंची ऊंची चीज़ें आती है पर मुझे बेसिक समझ ही नहीं आ रहा था। दूसरी चीज़, नॉट फोकसिंग ऑन एनसीईआरटी। अच्छा, ये डिस्कस कर लिया हमने, नॉट फोकसिंग ऑन एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी पे फोकस करना है हमको, ठीक है, एनसीईआरटी पे फोकस करना है। और अगर साइड बुक से आप कुछ पढ़ भी रहे हो तो ये याद रखना कि कौन सा टॉपिक आ रहा है। ठीक है, जो टॉपिक आ रहा है वही टॉपिक पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है। तीसरा है नॉट डूइंग PYQ, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करे हमने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाए। अब मैंने तो लगाए थे लेकिन मेरे साथ बहुत सारे लोग थे जिन्होंने नहीं लगाए थे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों लगाना ज़रूरी है, जब आप लगाते हो ना तो पता चल जाता है यार इस लेवल के क्वेश्चन वो पूछेंगे तो फिर मुझे इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है या मुझे कितना आता है। अपनी औकात पता चल जाती है कि मैंने इतना पढ़ा तो मैं ये क्वेश्चन कर पाया, मैं इतना पढ़ूंगा तो मैं सारे कर पाऊंगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेने चाहिए। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे नहीं कि आज 100 लगा दिए कल 0 लगा दिए, नहीं, हर दिन लगाओ। और हर दिन मैं चाहता हूं, जैसे आपने कहा मैं 50 क्वेश्चन हर दिन करूंगा, तो 50 क्वेश्चन हर दिन करने PYQ के। फिर है पुअर टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट इतना पुअर हो जाता है। अब देखो, खासकर ड्रॉप ईयर में, मैं ड्रॉपर रह चुका हूँ, तो ड्रॉप ईयर में क्या हुआ था, मैंने बोला यार मुझे 1 साल मिला ड्रॉप लेने के लिए, मैं स्टार्टिंग के 6 मंथ्स ऐसे करूंगा, उसको भी डिवाइड कर दिया, 2 मंथ्स ये, 2 मंथ्स ये, 2 मंथ्स ये, 6 मंथ में सिलेबस खत्म, नेक्स्ट 6 मंथ से रिविजन चलेगा। बहुत अच्छा मैंने ऐसा टॉपिक सोचे थे, बहुत अच्छा मैंने ऐसा टाइम मैनेजमेंट बनाया, लेकिन मैं उसमें कभी स्टिक ही नहीं हुआ। तो टाइम मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट रूल ये है कि आपको पता होना चाहिए आपके पास एग्जैक्टली कितना टाइम है और आपको कितनी पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है ताकि रिवीजन के लिए अप्रोप्रिएट टाइम मिल जाए। टाइम मैनेजमेंट का दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे ये लगता है कि आपको 12-12 घंटे एक साथ नहीं पढ़ना चाहिए। इसमें आगे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। टाइम अच्छे से मैनेज करो। देखो, मैं नहीं चाहता कि सिर्फ पढ़ने पे बैठ जाओ, मैं चाहता हूं आप अपने बाकी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में भी फोकस करो, खासकर अगर आप ड्रॉपर हो तो। यार ड्रॉपर हो तो देखो, एक तो ऑलरेडी पता है कि एक बार पेपर क्लियर नहीं हुआ उसका गम अलग होता है, फिर पेरेंट्स और टोक 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 करते रहते हैं कि नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, यार तू BAMS कर ले, यार तू आयुर्वेद कर ले, तो उसका गम अलग है। दोस्त तुम्हारे कॉलेज पहुंच जाते हैं, वहां से फ़ोन करके बोलते हैं भाई बहुत मज़ा आ रहा है यार कॉलेज में, तो अब उसकी जेलसी अलग है। तो ड्रॉप में क्या क्या होता है मुझे पता है ना। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ड्रॉप ईयर को अच्छे से मैनेज करना यार। और आगे चलते हैं, स्टडिंग 13 आवर्स अ डे। अब मैं नहीं चाहता तुम 12-13 घंटे एक साथ पढ़ो, एक सिटिंग में पढ़ो। अब ऑब्वियसली मैं ये बोलूँगा, तुम सुनोगे, फिर तुम वही करोगे। तो मैं बताता हूँ अपना केस। देखो, मैं क्या करता था, मैं सुबह 4:30 बजे उठता था, पता नहीं क्यों, पर मैं सुबह 4-4:30 बजे उठता था और मैं एक दिन में 12 से 15 घंटे पढ़ता था। उसके बाद भी मेरे 500 नंबर ही आए नीट में, बहुत ज़्यादा पहाड़ नहीं तोड़ लिया मैंने। देखो, 12 घंटे पढ़ने के साथ क्या होता है, एक होता है कि तुम एक्चुअली काम कर रहे हो और एक होता है तुम बैठे हो और तुम प्रिटेंड कर रहे हो दैट यू आर बिजी इन वर्क। बीइंग बिजी इन वर्क अलग है एंड एक्चुअली प्रोडक्टिव होना अलग है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर तुम 4 घंटे में वो काम कर रहे हो 12 घंटे की सिटिंग के बाद,
या 12 घंटे की सीटिंग के दौरान 4 घंटे में वो काम कर रहे हो जो मैं फ्रेश माइंड से 2 ही घंटे में कर सकता था, तो मैं प्रेफर करूँगा तुम फ्रेश माइंड से 2 घंटे में करो। फिर तुम्हें वो पढ़ाई बोझ नहीं लगने लगेगी। जब तुम 12 घंटे कहते हो यार बैठना ही है, बैठना ही है, सिटिंग हैबिट कह देते हैं लोग इसे। 12 घंटे बैठना हेल्दी भी नहीं है, और तुम्हारा कंसंट्रेशन, कोई 12 घंटे लगातार तक कंसंट्रेट नहीं कर सकता। तो पोमोडोरो जैसी चीज़ें करते हैं, 2 घंटे पढ़ो ब्रेक, 2 घंटे पढ़ो ब्रेक, 45 मिनट पढ़ो ब्रेक, ऐसी चीज़ें। ये फिर भी ठीक है, लेकिन 12 घंटे पढ़ने से मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा, बजाय कि तुम 8 घंटे तमीज़ से पढ़ो या 6 घंटे तमीज़ से पढ़ो। वो तुम्हारी कॉल है, लेकिन मैं पर्सनली कहना चाहूँगा कि तुम इतनी ज़्यादा लॉन्ग सिटिंग भी मत कर देना कि तुम एक तरीके से तुम्हें बोझ लगने लगे पढ़ाई। ठीक है, और आगे चलते हैं। फिर है नॉट डूइंग फिजिकल वर्कआउट्स और हेल्दी लाइफस्टाइल। ये भी मेरा बहुत ही खत्म हो गया था। ड्रॉप ईयर की बात करूँ या नीट की बात करूँ तो प्रिपरेशन में इतना घुस चुका था, ऐसा लगता है यार अभी पढ़ाई कर लेते हैं, फिर आगे जाके कॉलेज में घुसेंगे, बहुत समय होगा इस चीज़ों के लिए। घर वाले यही बोलते थे, बोलते बोलते दिमाग में घुस गया। अब क्या है, जब मैं वर्कआउट नहीं करता था, मैं नेशनल लेवल एथलीट था यार। अब मैं ऐसे बोलते हुए बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन था तो था यार। मैं एथलेटिक्स वगैरह फुटबॉल में बहुत अच्छा था। तो 12th के बाद जब मैंने ड्रॉप वगैरह लिया तो मैं सिर्फ पढ़ाई करने लगा और मेरा वेट गेन हो गया। अब वेट गेन होने के साथ क्या होता है, तुम्हारी लाइफस्टाइल, मेंटालिटी सब बदल जाती है। फिर एक तो अनहेल्दी इतना लगता है, ऊपर से सिटिंग हैबिट वगैरह, और तुम्हारा बॉडी जल्दी एग्जॉस्ट होने लग जाती है यार जब तुम अनहेल्दी वे में चले जाते हो। ऊपर से मुझे अच्छा नहीं लगता था शीशे को देख के, भाई मैं क्या से क्या हो गया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा सा फिजिकल वर्कआउट ज़रूर करो। स्टडीज़ ने ये बोला है, पता है, जॉर्डन बी पीटरसन का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें उन्होंने बोला था कि स्टडीज़ ने ये बोला कि पढ़ के ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, इनफैक्ट अगर पढ़ने के बाद तुम वर्कआउट करते हो, फिजिकल एग्जॉशन करते हो बॉडी का, तो वो चीज़ ज़्यादा जल्दी ग्रास्प होती है और ज़्यादा जल्दी रिट्रीव हो जाती है जब उसकी ज़रूरत होती है, ऐसा कुछ। तो इसका मतलब आप पढ़ने के साथ साथ अगर वर्कआउट करोगे, भले ही घर पे करो यार, जिम नहीं जाना मत जाओ, रनिंग नहीं जाना मत जाओ, पुशअप्स करो, जंप्स करो, जो करना है करो, थोड़ा वर्कआउट ज़रूर करो। एक्चुअली में स्टडीज़ में हेल्प होगी इससे। और आगे चलते हैं। ये था 6th रीज़न। ठीक है, 7th रीज़न है अंडर एस्टिमेटिंग देमसेल्फ और नॉट बिलीविंग इन देमसेल्फ। अब ये भी बहुत करते हैं लोग। क्या होता है, ये इनफैक्ट मैंने भी किया यार। इनमें से ज़्यादातर चीज़ें ऐसी है जो मैंने करी थी, तो इसलिए मैंने लिख दी। ड्रॉप के समय क्या होता है, जब एक बार नीट अच्छा नहीं होता है ना, तो लोग सोचने लगते हैं यार मे बी मेरी औकात सच में नहीं है, कि मैं नहीं कर पाऊंगा, हो सकता है मेरे लिए ये चीज़ बनी नहीं है। फिर वो एम्स वाले ख्वाब छोड़ देते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का एम करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी नहीं सोचते हैं, बस एक तरीके से प्राइवेट में भी अच्छी सीट मिल जाए, सेमी प्राइवेट में भी मिल जाए। तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपने ड्रीम्स कभी नीचे मत लाओ। तुम्हारी औकात है, ठीक है, याद रखना। ऐसा नहीं है कि तुम नहीं कर सकते अचीव। अगर तुम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का एम कर रहे हो तो करो। एम्स का एम पहली नीट में किया तो दूसरी नीट में भी एम्स का ही एम होना चाहिए। नीचे नहीं कर देने अपने एम। तुम अंडर एस्टिमेट मत करो अपने आप को। दूसरे जो भी कह रहे हैं कहने दो। देखो, तुमने अकेले सोचा था तुम्हें कहाँ जाना है, तुम अकेले जा सकते हो वहाँ पे। जब आदमी अपने आप से विश्वास खो देता है ना, अपने ऊपर से बिलीफ खो देता है, तो वो सारी लड़ाइयाँ हारने लग जाता है। फिर अपने आप को ये लगता है कि यार मैं डिजर्विंग हुई नहीं इस चीज़ के लिए। तो क्योंकि मैं डिजर्विंग नहीं हूँ, तो हो सकता है वो चीज़ मेरी किस्मत में कभी हो ही ना। तो मैं नहीं चाहता तुम ये सब फालतू चीज़ें सोचो। नेक्स्ट चीज़ है ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। ये भी मेरे अंदर काफ़ी आ गया था बीच में। क्या हुआ था, मैंने ट्रूमैन पढ़ ली। ट्रूमैन बहुत भारी भरकम किताब है। जैसे अगर एनसीईआरटी का लेवल यहाँ है तो ट्रूमैन का लेवल बहुत ऊपर है। लेकिन ट्रूमैन के साथ दिक्कत ये है कि ट्रूमैन बाहर की चीज़ें बहुत पढ़ा देता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस इतना आ गया था कि यार ट्रूमैन पढ़ी, एनसीईआरटी तो आराम से हो जाएगी। ट्रूमैन पढ़ा है, मैंने तो बीएससी लेवल का पढ़ा है यार। 12th की ये लेवल क्या ही है, नीट क्या ही है। लेकिन क्या हुआ, बेसिक्स मेरे लूज हो गए, उसकी वजह से सीधा क्वेश्चंस मिस हो गए। तो मैं चाहता हूँ कि तुम ओवर कॉन्फिडेंट कभी ना हो कि यार मुझसे सब हो जाएगा, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, ऐसे हो जाएगा। एक ह्यूमिलिटी हमेशा रखना और एक्चुअली में अपनी औकात को सही से मेजर कर लेना। फिर है पुअर नोट मेकिंग हैबिट। अब लोग क्या करते हैं, नोट्स जब बनाते हैं ना तो सब कुछ लिख देते हैं कि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मिस हो गया तो क्या होगा।
उनके माइंड में क्या चलता है कि लास्ट में जब मैं नोट्स उठाऊं तो कुछ भी मिस आउट ना हो जाए, कंप्लीट नोट हो, है ना, इसमें सब कुछ होना चाहिए। मैं समझता हूँ ये मेंटालिटी, मैंने भी काफ़ी टाइम तक ये फॉलो करी थी, लेकिन इसके साथ दिक्कत ये है कि वो नोट्स इतने बल्कि हो जाते हैं कि वो नोट्स ही नहीं कहलाते, फिर तो मैं बुक से ना पढ़ लूँ। तो नोट्स के साथ तुम्हारे साथ क्या होना चाहिए, दो चीज़ें। एक, रिटन नोट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बजाय कि टाइप्ड नोट्स के, बहुत कम लोग टाइप करते हैं मुझे पता है, लेकिन स्टिल मैं बोल रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि नोट्स में सब कुछ मत लिखो। मैं अब क्या करता हूँ, जो मुझे पहले करना चाहिए था, नोट्स में दो ही टाइप की चीज़ें लिखनी है। एक जो बहुत 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 ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है मतलब आएंगी ही आएंगी, अब सब कुछ मत लिख देना। दूसरी चीज़ ये है जो मैं भूल जाता हूँ, यही दो चीज़ें लिखो नोट्स में। एक जो बहुत 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 ज़रूरी है और दूसरी जो मैं भूल जाता हूँ। तो ये दो चीज़ें जब नोट्स में होंगी तो नोट्स एक पावर पैक बन जाएगा। एक होता है ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका टाइप, ऐसा। तो उस नोट्स को उठाओ, पढ़ो, और मुझे पता है कि क्या चीज़ें मैं भूल जाता हूँ और कौन सी इंपॉर्टेंट है। जो मैं नहीं भूलता, जो आती है, जो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो याद रहती है। ठीक है, और आगे चलते हैं। नॉट स्टार्टिंग अर्ली, ये भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अगर तुम 12th में हो और तुम नीट देना चाह रहे हो, या तुम 11th में हो तुम नीट देना चाह रहे हो, बहुत लोग क्या करते हैं 11th 12th कोटा चले जाते हैं, 11th 12th वो डमी स्कूल चले जाते हैं, वो होता है स्टार्टिंग अर्ली। तो अगर तुम ये सब नहीं कर रहे हो, तुम प्रॉपर तरीके से ही करना चाह रहे हो, तो भी मैं चाहता हूँ एक अर्ली स्टार्ट ज़रूर लो, ताकि लास्ट में आते आते ना बोझ ना बन जाए कि यार क्या करूँ क्या छोड़ूँ ऐसा। फिर ये मेंटालिटी आ जाती है कि चलो इसकी वेटेज कम है, ये छोड़ देते हैं, इस पे फोकस करते हैं। तो छोड़ना कुछ नहीं है, यू हैव टू स्टार्ट अर्ली। अगर ड्रॉप ईयर में भी हो तो ये याद रखना 12 महीने नहीं मिलेंगे तुम्हें ड्रॉप के लिए, तुम्हें 8-9 महीने ही मिलते हैं। सब कुछ काउंसलिंग सब कुछ करने के बाद इतने ही महीने मिलते हैं। तो मैं चाहता हूँ तुम डे 1 से वैसी स्पीड और मेंटालिटी बना के चलो जो डे लास्ट में रहेगी। फिर है नॉट नोइंग द रियलिटी ऑफ नीट, कोटा रिजर्वेशन एंड नॉट रिमेंबरिंग देयर फैमिली कंडीशंस, मिडिल क्लास। ये है 11th रीज़न। अब ये रीज़न ऐसा है जो बहुतों को चुभेगा, बहुतों को चुभेगा भाई, बहुत ही गंदा रीज़न है यार ये। नॉट नोइंग द रियलिटी ऑफ नीट, कोटा एंड रिजर्वेशन, प्राइवेट कॉलेजेस। अब बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, पेरेंट्स को होता है डॉक्टर बनाना है, लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि नीट की रियलिटी क्या है यार। अब रिजर्वेशन कोटा के बारे में सबको पता है, तो मैं उसमें ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, है ना। लेकिन ये जान लो कि तुम्हारी फैमिली की कंडीशन क्या है, किस कंडीशन में तुम्हारे पेरेंट्स अपना सुख सेक्रीफाइस कर रहे हैं ताकि तुम्हें एजुकेशन मिल सके। मैं बहुत बच्चों को देखता हूँ जो कॉलेज आए हैं, उनके पेरेंट्स की, उनके हाउस होल्ड की कंडीशन इतनी ख़राब है यार, फाइनेंशियली वो इतने वीक हैं, स्टिल वो फाइनेंशियली वो इतने वीक हैं और स्टिल वो अपने पेरेंट्स को मतलब फोर्स करते रहते हैं अपने पेरेंट्स को कि भैया मुझे पैसे भेजते रहो हर महीने, है ना, मुझे यहाँ लैविश लाइफस्टाइल जीनी है। तो यही तो बात है कि जब तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारे पेरेंट्स की लाइफस्टाइल कितनी ख़राब हो गई है, सिर्फ इस वजह से कि वो तुम्हें भेजना चाह रहे हैं कॉलेजेस में। देखो, तुम्हें ये हमेशा पता होना चाहिए कि वो कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करेंगे ताकि तुम्हें क्वालिटी एजुकेशन पा सको। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी फैमिली कंडीशन को याद रखो, तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारे पास अवेलेबल ऑप्शंस क्या हैं। हर कोई नहीं होता जो प्राइवेट कॉलेज में जा सके, मिडिल क्लास फैमिली से हो तो याद रखो। फिर और आगे चलते हैं। नॉट हैविंग अ मेंटोर और अ गाइड, ये भी इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों के पास मेंटोर नहीं होता, गाइड नहीं होता, उनके पास कोई ऐसा होता ही नहीं जो उन्हें समझा सके कि क्या क्या अवॉइड करना है, कैसे प्लान आउट करना है, तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हारी वीकनेस क्या, फिर कैसे तुम्हें प्लान करना है। यही नहीं बताते लोग कि ड्रॉप के समय क्या होने वाला है, यही नहीं बताते कि नीट में क्या क्या चीज़ें, ऐसे रीज़न जैसे मैंने बताया, ये सब चीज़ें अब आने लगी हैं, पहले नहीं थी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ अगर मेंटोर है तुम्हारे पास कोई एक अच्छा, तो उसके साथ स्टिक रहो। फिर लास्ट और 13 रीज़न वाई है हैविंग टू मैनी डिस्ट्रैक्शंस इन लाइफ। ये बहुत ऑब्वियस बात थी, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन अगर लाइफ पे आ जाते हैं तो तुम्हें अपने गोल से हटाने लगते हैं। डिस्ट्रैक्शन मतलब हो सकता है तुम्हारी रिलेशनशिप्स हो। अब मैं नहीं कह रहा कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना रिलेशनशिप में आना गलत बात है, नहीं। अगर एक सपोर्टिंग रिलेशनशिप है जो एक्चुअली में तुम्हें सपोर्ट कर रही है, एक्चुअली में तुम्हें पुश कर रही है तुम्हारी ड्रीम की तरफ, तो सही बात है, गलत उसमें कुछ नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बहुत सारे लोग टेम्पररी टेम्पटेशंस, टेम्पररी प्लेजर्स में घुस जाते हैं जो उनको उनके गोल से हरा देता है। बैलेंस होना चाहिए हर चीज़ का,
तो तुम टेम्पररी टेम्पटेशन में मत घुसो जो तुम्हारे गोल से तुम्हें हटा दे। तो ये थे 13 रीजंस जो मुझे लगता है नीट को ख़राब करने में बहुत बड़ा रोल रखते हैं। तो अगर इन 13 रीजन से तुम बच सकोगे, इन 13 पॉइंट से तुम अवॉइड कर सकोगे, तो तुम्हारा नीट अच्छा जाने की बहुत अच्छी आवश्यकता, बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।